हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए हमेशा कुछ न कुछ नया लेकर आता रहता है। अब की हम आपके लिए लेकर आए हैं बुक्स और ई बुक्स, आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए। जो भी मुश्किलें हैं बस हम उनको हटाते जाते हैं आपके रास्ते से। तो ये बुक्स और ई बुक्स जो आपको मिल रही हैं, ये किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के मिल रही हैं। तो सब्जेक्ट्स तो आपको सारे मिल गए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है एक सब्जेक्ट की ही बुक उठाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कैसे पढ़ें, क्या करें। बहुत ज़्यादा सब कुछ मिला हुआ है, समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तो ये समस्या का समाधान भी लेकर आपके लिए आ गए हैं हम। क्या है भाई ये, हमने हर एक कैटेगरी के लिए आपकी बुक अलग अलग कर दी है। जैसे कि हमने सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं ना, जैसे डिटेल एक्सप्लेनेशन में पढ़ाती हूँ आपको हिंदी में। तो सबसे पहले जब हम वो पढ़ते हैं तो उसमें एक हमने बुक रेडी कर दी है जिसमें आपके पास सारे चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेंगे। फिर हमारे पास दूसरी बुक है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की बुक। उसके बाद हम सारे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो एक बुक हमारे पास हो जाएगी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की। फिर उसके बाद हम करते हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, तो एक बुक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। फिर एमसीक्यूज बुक, इसी तरह सैम्पल पेपर, टेस्ट पेपर, जितनी अलग अलग कैटेगरी में हमने हर चैप्टर को रेडी किया है आपके लिए, वो हर एक कैटेगरी की बुक एकदम रेडी है। अब ये सारी कैटेगरीज रेडी तो कर दी हमने। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमको मिले कैसे। तो बिल्कुल भी आसान है। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास एक लिंक दी है, उस लिंक को आपको क्लिक करना है। लिंक के अंदर एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करिए, सबमिट करिए और हमारा एक टीम मेंबर जल्द ही आपसे इस बुक के रिगार्डिंग बात करेगा। बुक भी प्राप्त करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। तो ये तो हो गई आपके फ़ायदे के लिए एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। अब हम आते हैं आज के वीडियो पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा जो वीडियो है वो है मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर फॉर क्लास 3 to 12 ऑल सब्जेक्ट्स। ये भी आपको 100% फ्री मिल रहे हैं। जैसे अभी तक सारे वीडियोस आपको फ्री मिलते आए, ये भी आपको 100% फ्री मिल रहे हैं। अब ये टेस्ट पेपर का सोल्यूशन हम आज कराने आ रहे हैं, लेकिन टेस्ट पेपर आपको पहले से मिल चुके हैं, इनको आपने सॉल्व कर लिया है। अब आपको करना क्या है, बस आपने आंसर्स को यहाँ पर मिलाना है। तो यहाँ पर जो टेस्ट पेपर आपको दिए गए हैं उसमें आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही तरह के प्रश्न रखे गए हैं। क्यों रखे गए हैं? क्योंकि हम आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, टेस्ट होते हैं, रिवीजन होते हैं, एफए हैं, इन सब को टारगेट करना चाह रहे हैं। मतलब आपका कोई भी एग्ज़ाम टेस्ट पढ़े तो बस आप इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करिए, आपको क्वेश्चन आंसर्स का आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पर हर दोनों ही तरह के क्वेश्चन देने का मतलब है कि कोई भी आपका इंटरनल एग्जाम, टेस्ट हो, बोर्ड एग्जामिनेशन हो, कुछ भी हो, आप फटाफट इसको रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि टेस्ट पेपर आपको मिले क्या है क्या नहीं है। अब सवाल उठता है कि कौन सी क्लास है, कौन सा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट तो आप सभी को पता है कि जैसे हम हिंदी पढ़ाते हैं तो हिंदी ही रहेगा। आते हैं क्लास पे, तो चलिए देखते हैं क्लास कौन सी है। क्लास है हमारी 12th, हिंदी कोर की बुक है आरोह भाग 2। अब ये आरोह की बुक हमारी 2 खंडों में विभक्त है, काव्य खंड और गद्य खंड। तो आज हम कर रहे हैं काव्य खंड का पहला अध्याय आत्म परिचय और एक गीत। तो इसके अंदर हमारे सामने 2 कविताएं दी गई थी, एक था आत्म परिचय और एक था एक गीत। तो ये है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित दोनों। हमने दोनों के डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, एमसीक्यू सब कुछ कर लिया है। अच्छे से हम अपना चैप्टर रेडी कर चुके हैं, तो टेस्ट भी दे लेते हैं। टेस्ट पेपर मिल चुका है, आप टेस्ट दे चुके हैं, बस आपको अपने आंसर्स मिलाने हैं। तो शुरू करते हैं आंसर्स मिलाना। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है काव्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला काव्यांश हम पढ़ते हैं ये। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो अब ये जो कविता हमारे सामने आई है, ये है दिन जल्दी जल्दी ढलता है एक गीत से। कि किस तरीके से शाम होते ही चिड़िया जो है, जो पूरा दिन खाना एकत्र कर रही होती है, और शाम होते जैसे उसे याद आता है कि बच्चे जो है नीड़ों अर्थात घोंसलों से नीचे झांक रहे होंगे, अपने माता पिता का इंतजार कर रहे होंगे, उसमें उसके परों में कितनी चंचलता आ जाती है। तो वही हमने यहाँ पर पढ़ लिया, समझ लिया। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, बच्चे नीड़ से किस लिए झांक रहे हैं, किस लिए झांक रहे हैं।
भूखा होने के कारण, प्रकृति का आनंद लेने के कारण, माता पिता की प्रतीक्षा के कारण, या बाहर घूमने के कारण। तो काव्यांश में क्या दिया गया है, वो क्या किसमें है, वो माता पिता की प्रतीक्षा के कारण नीड़ों से झांक रहे हैं। चिड़िया अपने बच्चों के लिए चिंतित है, यह कैसे स्पष्ट होता है? चिड़िया चिंतित है, ये बात हमें कैसे पता चल रही है? चिड़ियों की उड़ान की गति से, बहुत दूर तक उड़ने से, चिड़ियों द्वारा बच्चों को अकेला छोड़ने से, चिड़ियों के मंद गति से उड़ने से। तो क्या था, जैसे ही चिड़ियों को ये याद आता है कि बच्चे जो है इंतजार कर रहे होंगे, तो क्या होता है, उनकी गति बढ़ जाती है। तो हमें कैसे पता चलता है, वो पता चलता है चिड़ियों की उड़ान की गति से, क्योंकि गति में जो है वो तेजी आ जाती है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि किससे प्रभावित होता है? किससे प्रभावित हो रहा है? अपनी प्रिय से, चिड़ियों के परों की चंचल गति से, चिड़ियों के बच्चों से, प्रकृति की अनुपम महिमा से। तो किससे वो प्रभावित हुआ है? वो प्रभावित हुआ है चिड़ियों के बच्चों से। क्यों? क्योंकि चिड़ियों के बच्चे जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं, इसलिए चिड़िया जल्दी घर पहुंच रही है। अब दूसरी तरफ हमारे कवि क्या है, उनको क्या लग रहा है, उनका तो कोई इंतजार ही नहीं कर रहा है, इसलिए वो प्रभावित किससे हैं? बच्चों से। अर्थात तभी तो वो क्या है ना, वो इसी से सिमिलर करते हैं कि आखिर उनका इंतजार करने वाला कोई नहीं है, तभी उनके पैर शिथिल हो जाते हैं। कवि के पैरों की गति कौन सा भाव शिथिल कर देता है? कौन सा भाव है जिससे उनके पैरों की गति जो शिथिल अर्थात जो है वो मध्यम पड़ जाती है या रुक जाती है? तो चिड़ियों की तीव्र उड़ान से, बच्चों की व्याकुलता से, समय की तीव्र गति से व्यतीत होने पर, कवि से मिलने की किसी का व्याकुल ना होना। तो उनके पैरों की गति जो मंद पड़ जाती है उसका कारण है, वो है कवि के मिलने को किसी का व्याकुल ना होना। उन्हें ये लग रहा है कि मैं अपने पैरों, भाई वो भी जल्दी जल्दी शाम होता है तो जल्दी जल्दी अपने पद बढ़ाने लगते, लेकिन एकदम से उन्हें जब याद आता है कि भाई मेरा इंतजार करने वाला तो कोई नहीं है, जब उन्हें ये याद आता है तो उनके पैरों की गति क्या होती है, वो मंद हो जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति के माध्यम से किसके महत्व को दर्शाया गया है? वो ये जो पंक्ति इन्होंने इस्तेमाल करी है, इसके माध्यम से वो क्या चीज बताना चाहते हैं? कवि के, समय के, चिड़िया के या बच्चे के? तो किसके महत्व को वो बताना चाह रहे हैं? वो बताना चाह रहे हैं समय के महत्व के। अर्थात कितनी जल्दी दिन ढल गया और शाम हो गई, और अब तो बहुत ही जैसे ही देखिए सूरज डूबता है उसके बाद से अंधकार तक का जो समय होता है वो कितनी जल्दी व्यतीत होता है। तो यहाँ चीज उन्होंने बताया है, समय जो है, दिन जल्दी जल्दी ढलता पंक्ति के हिसाब से उन्होंने समय के महत्व को बताया है कि समय कितना इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, ये पहला काव्यांश हो गया। अब हम आते हैं दूसरे काव्यांश पे। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। तो ये जो लिया गया है ये किससे है? हमारे आत्म परिचय कविता से लिया गया पाठ है। पढ़ लिया है हमने। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए क्या है। काव्यांश में कवि किसका भार लिए पढ़ता है? घर तथा परिवार का, संसार का, अपने कार्यालय का या आस पड़ोस का? तो वो किसका भार लेकर फिर रहा है? वो है संसार का। जैसा जो काव्यांश में दिया है वही चीज आपको बताई दी जा रही है, संसार का भार लिए फिरता हूं। काव्यांश के अनुसार कवि किसको सबको क्या बांट रहा है? क्या चीज उसने बांटी है? खुशियां, दुख, आशा या प्रेम? तो कवि, अगर हम काव्यांश देखें तो उसके अनुसार कवि ने सभी को वो प्रेम बांटा है, सभी को वो उन्होंने खुश जो है अपना प्यार जो है सभी को बांट कर दिया है। कवि अपने जीवन में किस सुरा का पान करता है? ईश्वर, ईर्ष्या, देश, उत्साह, उमंग, स्नेह या ये सभी? तो उन्होंने किस सुरा का पान किया है? वो है स्नेह सुरा का पान किया है। कवि ने किसका ध्यान नहीं करने की बात की है? संसार की समर्थता का, संसार के बंधनों का, संसार की भाव प्रधानता की, संसार के स्वरूप की? तो किसकी बात उन्होंने बात करी है? वो है संसार के बंधनों की।
कवि के अनुसार संसार में किन लोगों को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, मतलब सबको, ऐसे कौन से लोग हैं समाज में जिनको सबसे ज्यादा मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब प्राप्त होती है। संसार के हित में कार्य करने वालों को, संसार के लिए उच्च साहित्य रखने वालों को, वो संसार की झूठी प्रशंसा ना करने वालों को, संसार का झूठा गुणगान करने वालों को। तो क्या होता है, कवि के अनुसार उन लोगों को संसार में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है जो संसार का झूठा गुणगान करते, जो आपकी बहुत ज्यादा बड़ाई करेंगे, बढ़ चढ़कर बड़ाई करेंगे, जिसमें सच्चाई नहीं होती, तो क्या होगा, लोग उन्हीं की वाहवाही करते हैं, आप भी उन्हीं की वाहवाही करते हैं। हम ये नहीं देख पाते कि वो हमें सच्ची प्रशंसा कर रहा है या झूठी प्रशंसा कर, बस वो हमारी प्रशंसा कर रहा है, इस बात से हम बहुत खुश हो जाते हैं और हम उसका मान सम्मान करने लगते हैं। चलिए, इस प्रश्न के साथ हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। अब हमारे प्रश्न संख्या 11 से लेकर 20 तक सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। ध्यान से करेंगे। जब ये क्वेश्चन आपने लिखे होंगे तो ध्यान रखिए कि हमारे लिखने के तरीके और आप में फ़र्क आएगा, क्योंकि यहाँ पर शब्दों के चयन का मेन फ़र्क हो जाता है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आंसर एज इट इज़ होना चाहिए, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि अपने घर की ओर लौटने में शिथिल और अनुत्साहित क्यों हैं? वो क्यों अपने घर जल्दी जल्दी नहीं लौटना चाहते और उनको कोई अपने घर पहुंचने की उत्साह नहीं है? इसका कारण क्या है? क्यों? क्योंकि उनका कोई वहां पर इंतजार नहीं कर रहा है। कवि कहता है कि दिन ढलने पर जब वह घर की ओर कदम बढ़ाता है तो उसे यह देखकर सुखद अनुभूति होती है कि अपने अपने प्रतीक्षारत प्रियजनों से मिलने के लिए व्याकुल जीव थकावट के बावजूद कितनी स्फूर्ति से घर की ओर जा रहे हैं। मतलब सभी लोग, चाहे राह का पंथी हो, चिड़िया हो, सभी जल्दी जल्दी घर की ओर लौट रहे हैं और ये देखकर हमारे कवि बड़े खुश होते हैं। उनके मन में विचार उठता है कि उनकी प्रतीक्षा तो कोई नहीं करता, उसके लिए तो कोई व्याकुल नहीं होता। इस विचार के मन में आते ही उनकी गति शिथिल हो जाती है और वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अपने घर की ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई थकापंथी है, वो घर जा रहा है तो उसके घर में कोई इंतजार कर रहा है, चिड़िया घर आ रही है तो उसके घर में उसके बच्चे इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब लेखक हमारे कवि सोचते हैं तो उनका कोई इंतजार नहीं कर रहा, इसलिए उनके पैरों की गति मध्यम पड़ जाती है। दूसरा प्रश्न है, आत्म परिचय कविता को दृष्टि में रखते हुए कवि के कथन को अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। तो जो आत्म परिचय हमने कविता पढ़ी है, हमने पूरी कविता पढ़ी है, पूरी अच्छे से समझिए, तो अब इस पूरी कविता को हमें अपने शब्दों में लिखना है। बस सिंपल यही है। क्या दिया है उन्होंने, उसको कविता को हमें अपनी दृष्टि में रखते हुए उनके सारे कथनों को हमें क्या करना है, अपने हिसाब से लिखना, अपने शब्दों में लिखना है। तो देखिए इसको कैसे आप करेंगे। इस कविता में कवि ने अपने व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है, अपनी पर्सनालिटी के बारे में। वह जीवन के कष्टों में भी प्रेम को जीवित रखे हुए हैं, उसका हृदय किसी के प्रेम से झंकृत है, वह उसी प्रिय के स्नेह में डूबा रहता है। कवि सदैव अपने मन की कोमल भावनाओं में डूबा रहता है, वह नित्य नए सपनों के संसार की रचना में रत रहता है। तो उनके मन में किस तरीके से प्यार भरा है अपने प्रिय के लिए, ये चीज उन्होंने हमको बताया था। तो आत्म परिचय का तात्पर्य है क्या, उन्होंने अपने मन की बात हमारे सामने रखी थी। प्रश्न संख्या 13 है, कौन सा विचार दिन ढलने के बाद लौट रहे कवि के कदमों को धीमा करता है? बच्चन के गीत के आधार पर लिखना है। कौन सा विचार है, देखिए यहाँ पर कवि के मन में यह विचार आता है कि उसका अपना कोई भी नहीं है जो घर में उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। यह प्रश्न मन में आते ही उसका उत्साह कमजोर पड़ने लगता है और दिन ढलने के बाद लौट रहे कदमों की गति धीमी पड़ने लगती है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे एक ही चीज पूछी गई है, दो अलग अलग तरीके से पूछी गई है और दो अलग अलग तरीके से आंसर भी दिया गया है। तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, ये चीज हमने बताने के लिए आपको यहाँ पर ये प्रश्न रखे थे। आत्म परिचय में कवि के कथन शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं का विरोधाभास स्पष्ट कीजिए। अब देखिए क्या, शीतल मतलब होता है ठंडी, जब आप किसी से बहुत ही मधुरता की बात करते हो तो शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, अर्थात उससे कही गई बात जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो क्या करती है, आपके तन बदन में चीजों को या विद्रोही स्वभाव को प्रकट करती
है। तो देखिए कैसे हम लिखेंगे, कवि का यह कथन कि वह शीतल वाणी में आग लिए घूम रहा है विरोधाभास की स्थिति को उत्पन्न करता है। इसके पीछे छिपा रहस्य यह है कि जब कवि अपने संघर्षों को कविता का रूप देता है तो वह शीतल वाणी बन जाती है। यानी कि क्या है, उसके जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष रहे। अब देखिए संघर्ष किसी के भी आसान नहीं होते, तो अब उन संघर्षों को जब वो कविता में लिखता है तो कोई भी पढ़ेगा तो वो बहुत ही हल्के से लगेंगे। जब तक उन शब्दों को हम बहुत शब्दों से कोई चीज़ इतनी पता नहीं चलती। यहाँ पर क्या है, जो उनके संघर्ष हैं, जब तक हम उस चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखते, नहीं समझते, तब तक हम उनके महत्व को नहीं जान पाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, जो कविता है उसमें अपने संघर्षों को रखा है, तो वह शीतल वाणी बन जाती है। जबकि उनका मन दुखों की अग्नि में जल रहा है, वह अपने दुखों एवं विरोधों को कोमल शब्दों के माध्यम से अपनी रचनाओं में व्यक्त करता है। इसीलिए उसकी शीतल वाणी में भी असंतोष एवं व्याकुलता की आग छिपी है। तो यहाँ क्या हुआ, उन्होंने अपने संघर्ष कोमल शब्दों से अपनी कविता में लिख दिए, लेकिन उन संघर्षों की टीस अभी तक भी गीत जो कवि के दिल में जल रही है। तो वही क्या है, वो है आपकी क्या, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। यानी कि उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो बहुत मधुर हैं, कोमल हैं, लेकिन उनके पीछे छिपे हुए अर्थ जो हैं वो क्या हैं, वो अग्नि के समान ज्वलंत हैं। कविता का शीर्षक आत्म परिचय क्यों रखा गया है? जो कविता हमने पढ़ी इसमें आत्म परिचय इसका शीर्षक किस लिए रखा गया है? आत्म परिचय कविता में कवि स्वयं की अस्मिता को इस दुनिया के सामने प्रकट करा। हमने बताया ना, वो अपने मन की बातों को हमारे सामने रख रहे हैं जो उन्होंने किसी से नहीं कही। ऐसी बहुत, देखिए हम जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग सबसे बोलते हैं, समझते हैं, अपना बिहेवियर करते हैं, जो कुछ भी करते हैं सारा करते हैं, लेकिन हमारे अंदर बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हम प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो कुछ लोगों को ऐसे, जब जो लोग नहीं बोल पाते और लेकिन उनको फ्रस्ट्रेशन रहता है कि नहीं हम बोले, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वो डायरी लिखने लगते हैं, है ना, ऐसा होता है। उसी तरीके से हमारे कवि जब नहीं बोल पाए तो उन्होंने उससे संबंधित एक पूरी कविता ही बना दी। उनका हृदय प्यार बांटता है और संसार फिर भी उन पर कटाक्ष करता है, अतः वह अपने दिल में आग लिए घूम रहा है। अपने मन की हर बात कवि स्पष्ट रूप से कह रहा है। वह अपने भग्न सपनों का खंडर ढो रहा है, मतलब ऐसे सपने जो पूरे नहीं हो पाए उनको लेकर वो घूम रहा है। वह अपनी संपूर्ण मादकता को लेकर घूम रहा है। इस प्रकार कविता की एक एक पंक्ति उनका परिचय दे रही है। अतः आत्म परिचय शीर्षक सर्वथा उचित और सार्थक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कवि जो चीज महसूस कर रहा है, जो उसके साथ हुआ है, वो सभी कुछ उसने यहाँ पर प्रकट किया है, इसीलिए वहां पर आत्म परिचय है, अर्थात कवि अपने बारे में हमको परिचय दे रहे हैं। जग जीवन का भार लिए फिरने का आश्रय स्पष्ट कीजिए। जग जीवन का भार लिए जो है पंक्ति, इसका मतलब हमें बताना है कि इसके पीछे वो हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। चिंतनशील व्यक्ति अपने तक ही सीमित नहीं रहता। कवि तो स्वतंत्र चेतना का व्यक्ति होता है। वह संसार की सोचता है, संसार में अभाव है, पीड़ा है, छल कपट है, नित्य नूतन समस्याएं हैं। कविगण उनके कारण एवं निदान के विषय में चिंतन करते रहते हैं। सब समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना तो उनके वश में नहीं होता, लेकिन वे अपने साहित्य में कोई महत्वपूर्ण समस्या उठाते हैं और फिर उसके निराकरण के लिए संसार को एक रास्ता भी दिखाते हैं। इसी कारण कवि ये कहता है कि मैं संसार का भार अपने कंधों पर लिए फिरता हूँ। तो किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर इस बात को व्यक्त किया है, सिर्फ एक सिंपल लाइन में। कवि अपने मन का गान किस प्रकार गाता है? मन का गान का मतलब होता है अपने मन की बात को व्यक्त करना। तो मन का गान वो किस तरीके से गा रहे हैं? कवि कहता है कि मैं हमेशा अपने मन की बात मानी है। कवि का कहना है कि उसने कभी अपने मन के प्रति लापरवाही नहीं की। उसने हमेशा वही किया जो उसके मन ने कहा। उसने कभी भी दुनिया की परवाह नहीं की। इस प्रकार वह केवल अपने मन का गान गाता रहा है। मतलब दुनिया कहने वाले तो बहुत कुछ होते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो दुनिया की परवाह किए बगैर अपने मन की बात कहते हैं। तो कवि हमारे उन्हीं में से हैं जो दुनिया की परवाह किए बगैर अपने मन की बात सभी के सामने प्रत्यक्ष रूप में रखते रहते हैं। कवि सुख और दुख दोनों स्थितियों में प्रसन्न कैसे रह पाता है?
किस तरीके से वो दोनों ही स्थितियों में प्रसन्न रहता है, बताइए। तो यहाँ पर उसका जो अपना आत्मबल है उसके हिसाब से, उसके जो अतीत रहा है उसके हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, कवि कहता है मैं दुख में ज्यादा दुखी नहीं हुआ और सुख में ज्यादा सुखी नहीं हुआ। उसने दोनों ही स्थितियों में सामंजस्य बनाए रखा। मतलब स्थिति कोई भी हो, भाई हम जब सुखी होते हैं तो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और दुखी होते हैं तो विलाप करने लगते हैं, लेकिन नहीं, हमारे कवि ने क्या किया, वो दोनों ही स्थितियों में सामंजस्य बनाकर चले। जब खुश थे तो भी वो सामान्य थे, जब दुखी थे तब भी वो सामान्य थे। तो वो सामंजस्य इन्होंने बिठा के रखा, इसलिए उनके लिए ये दोनों ही स्थितियां जो है संभालना आसान रहा, क्योंकि ये दोनों स्थितियां तो मानव जीवन में आती जाती रहती है, इसीलिए कवि सुख और दुख दोनों स्थितियों में प्रसन्न रहता है। दिन के जल्दी जल्दी ढलने से क्या प्रेरणा मिलती है। अब जो दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है, तो यहाँ पर क्या है कि समय बहुत जल्दी व्यतीत होता है ना, तो हमें हर कार्य को बहुत ही तीव्रता के साथ करना है। तो दिन के जल्दी जल्दी ढलने के कारण व्यक्ति सजग हो जाता है, जल्दी जल्दी ढलने की आशंका के कारण व्यक्ति में स्फूर्ति आ जाती है। इसी कारण वह प्रत्येक कार्य समय रहते शीघ्र पूरा कर लेना चाहता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता की आवृत्ति द्वारा कविता के में समय की तेजी से व्यतीत होने का संकेत दिया कि समय बहुत तेजी से व्यतीत होता है, अर्थात हमें अपने सभी कार्यों को बहुत तीव्रता के साथ जो है पूर्ण करना चाहिए। अर्थात समय तेजी से दौड़ता है और हर प्रकार के पथिक को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपनी गति में तीव्रता लानी चाहिए। तो यहाँ समय ढलने से ये नहीं है कि हम बाहर हैं तो हम जल्दी आ जाएं, यहाँ समय ढलने से तात्पर्य है कि हमें अपने सभी कार्य बहुत तेजी से और बहुत जल्दी संपन्न करने चाहिए। समय की गति निरंतर प्रभावित होती रहती है, साथ ही ढल रहे अर्थात बीते समय को कभी भी लौटाया नहीं जा सकता। समय का ध्यान रखकर तो पक्षी भी अपनी गति तेज कर लेता है। तो एक बार जो समय बीत गया वो दोबारा नहीं आ सकता। तो जब जीव जंतु भी समय के महत्व को समझते हैं तो फिर हम क्यों ना समझें। तो हमें भी अपने सारे कार्य जो हैं वो समय रहते ही पूर्ण कर लेने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के आधार पर उन स्थितियों को स्पष्ट कीजिए जिनके कारण पथिक जल्दी चलता है। तो वो स्थितियां हमें बतानी है जिससे थकापंथी भी जो है जल्दी जल्दी घर को जाने के लिए व्याकुल हो जाता है। तो क्या है, पंथी दिन भर चलता रहता है, वह अपना लक्ष्य जानता है, लक्ष्य को पाने के लिए दिन भर चलता है, थक जाता है परंतु फिर भी चलता रहता है। उसे यह भय है कि यदि वह रुक गया तो रात ढल जाएगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो व्यक्ति का जीवन क्षणिक है, यानी कि बहुत ही कम समय के लिए हमें जीवन प्राप्त होता है और व्यक्ति की इच्छाएं अनगिनत है, बहुत ज्यादा इच्छाएं हमारे सामने, वह उन्हें पूरा करने के लिए जुटा रहता है। दिन के ढल जाने या अंधेरा होने से पूर्व भी वह अपनी मंजिल पर पहुंच जाना चाहता है। मतलब हम चाहते हैं कि हमारा जीवन पूर्ण होने से पहले हमारी जितनी इच्छाएं हैं वो सभी पूरी हो जाएं और इसी में हम लगे ही रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जो पथिक का जल्दी चलना वो स्थितियां भी हमने स्पष्ट कर दी, उसके पीछे का आश्रय जो कविता में हमें कवि ने बताने की कोशिश करी है वो भी हमने बता दी। दोनों स्थितियां कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा पेपर हमने यहाँ फटाफट कंप्लीट कर दिया। तो इसी स्पीड से आपको यहाँ कंप्लीट करना है हर एक टेस्ट पेपर को। तो आगे और भी चैप्टर के टेस्ट पेपर है जिन्हें हम फटाफट कंप्लीट करेंगे। तो मैग्नेट बेन्स अब आपके लिए लेकर आया है बुक्स और ई बुक्स, तो इनको भी आप प्राप्त करके बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ये बुक्स मिल रही हैं आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए। इनको बहुत ही ज़्यादा असरदार और आसान बनाने के लिए हमने इसे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि जैसे हम यहाँ पर अभी कर रहे हैं टेस्ट पेपर, तो इसी तरीके से हमने एमसीक्यूज भी किए हैं। तो आगे अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जितनी भी बुक्स हैं, जैसे हमने एमसीक्यूज किया तो एक बुक हमारे पास एमसीक्यूज बुक हो गई, हमने एनसीईआरटी सोल्यूशन किया तो एक बुक एनसीईआरटी सोल्यूशन हो गई। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज की बुक आपके लिए रेडी है। इन्हें प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया है, उसे जो है फिल करके सबमिट करिए। हमारा टीम मेंबर जल्द ही आपसे कांटेक्ट करेगा इस बुक के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।